हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज की सीरीज के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। आपके लिए पूरा अकाउंट्स ही एक नया सब्जेक्ट है बेटा, तो हर चैप्टर आपको एक नया ही लगने वाला है। डेप्रिसिएशन आप ऐसे नाम से हो सकता है इसको नहीं जानते हो, बट रियल लाइफ में इसको आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसिड्स के ऊपर उसकी वैल्यू को मेजर करते टाइम पर जरूर सुना होगा बेटा। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? देखिए, हम जब कोई कार या बाइक परचेस करते हैं तो आप मुझे एक बात बताना बेटा, आपने उसको एक साल यूज किया उस बाइक को, आपने या आपने बाइक ली हो चाहे कार ली हो बेटा, उसको आपने एक साल चलाया बेटा, ठीक है ना। अब एक साल चलाने के बाद में आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या आप उसको उतनी ही प्राइस पर बेच पाओगे जितने में आपने परचेस किया था उसको? नहीं। सपोज करो आप एक कार लेकर आए हो जिसकी कीमत है 7 लाख रुपीज, ठीक है। उसको एक साल आपने यूज किया, एक साल यूज करने के बाद में आप जब उसको बेचने जा रहे हो एक साल बाद में, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप उसको 7 लाख में ही बेच पाओगे? नहीं ना। कुछ ना कुछ तो कम होगा, 50,000 ही कम होगा, 1 लाख ही कम होगा, बट कम होगा। उतनी प्राइस पर तो आप नहीं बेच पाओगे ना बेटा। तो आपने एक साल या 2 साल चलाने के बाद में जितने में आपने परचेस किया था उससे जितने भी कम में आपने उसको बेचा है, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है या वही डेप्रिसिएट वैल्यू है। डेप्रिसिएट का मतलब यही होता है बेटा कि वैल्यू कितने से डाउन हुई। जैसे कि मान लो मैंने एक कार जो है वो 7 लाख रुपीज में खरीदी, नई कार खरीदी मैंने बेटा, ठीक है ना। इसको मैंने 2 साल चलाया, 2 साल चलाने के बाद में इस कार को मैंने 5 लाख रुपीज में किसी और दूसरे बंदे को बेच दिया। तो मैंने कितने के नुकसान पर बेचा बेटा इसको? तो मैंने बेचा सर 2 लाख के नुकसान पर 2 साल के अंदर। तो ये जो 2 लाख रुपए है यही मेरा डेप्रीसिएशन है बेटा। मेरी जो 2 साल में वैल्यू गिरी है कार की, वो कितने से गिरी है बेटा? 2 लाख से गिरी है। इज दैट क्लियर? तो यही डेप्रिशिएट वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन वैल्यू कहलाएगी। ऐसे ही बिजनेस के साथ में बेटा, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं बेटा। जिस वजह से क्या होता है, जब आप अपनी एसेट्स, खास तौर पे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया या कोई फिक्सचर हो गया, जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर यूज कर रहे हो, जिस वजह से क्या होता है बेटा, उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, आपको नए पार्ट्स डलवाने पड़ते हैं। तभी तो इन एसेट्स को आपको हर साल सर्विस करवानी पड़ती है। वो सर्विस क्यों करानी पड़ रही है? क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो रही है, उनकी फिनिशिंग कम हो रही है, तो उसको थोड़ा सही किया जाए। क्योंकि आप पूरे साल भर यूज करते हो तो उसके पार्ट्स घिसने लग जाते हैं, उसमें वो ताकत नहीं रहती जो फर्स्ट डे थी। राइट बेटा? तो धीरे धीरे आपने उसको यूज करा, हर साल आप यूज कर रहे हो, तो उसके पार्ट्स जो है घिसना स्टार्ट हो गए। तो फिर आप उसकी जब उसके पार्ट्स घिसना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, तो उससे क्या होता है, उसकी वैल्यू डाउन होती है। अब जितने से उसकी वैल्यू डाउन होती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लो मैं बिजनेस के अंदर 2 लाख की एक मशीन लेकर आया, इज दैट क्लियर बेटा? अब मैं उसको पूरे साल भर इस्तेमाल कर रहा हूं। अब पूरे साल भर मैं इस्तेमाल करूंगा तो उसके पार्ट्स तो घिसेंगे बेटा। कई बार गलती से हम लोग क्या करते हैं, बाइक चला रहे हैं, हम लोग गलती से गड्ढे में एकदम से हमारे सामने कोई गड्ढा आ जाता है, तो एकदम से गाड़ी उसमें कूद जाती है। अब वो नुकसान तो कुछ नहीं होता, बट कहीं ना कुछ माइनर सा पार्ट्स पर अफेक्ट तो होता है बेटा। तो उसको कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टीयर, कि हम जब डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ, कभी कोई स्क्रैच लग गया, तो इन सब चीजों से क्या होता है, उस पर्टिकुलर मशीन की वैल्यू कम होती है। तो मशीन की वैल्यू जितने से कम होती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं बेटा। और ये हमारी फिक्स एसेट्स के साथ, जो बिजनेस में हमारी फिक्स एसेट्स होती है, स्पेशली बिल्डिंग होती है, मशीन होती है या कोई फिक्सचर होता है, लैंड हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, बट जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, कोई फिक्सचर है, उसमें क्या होता है, उसको डेली बेसिस पर हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें एक तरह से समझो उतनी ताकत नहीं रहती जितने फर्स्ट डे थी। तो जितने से उसकी हर साल ताकत कम होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा आपको कि डेप्रिसिएशन होता क्या है? चलो मैं आपको एक डेफिनेशन से भी समझा देता हूं थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, है ना, फिक्सचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्यू टू देयर यूज
पैसेजेस ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंसीज और वियर एंड टीयर, ठीक है ना। अब इसमें जैसे कि बेटा क्या होता है, ड्यू टू देयर यूज, पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ में, आज अगर मैं कोई कैमरा लेकर आया हूं बेटा, अब मैं उसको डेली बेसिस पर यूज कर रहा हूं, तो एक साल बाद में क्योंकि वो अब पुराना हो चुका है तो उसकी वैल्यू डाउन होगी ना, वो उतने में तो नहीं बिकेगा अगर मैं बेचने जाऊंगा जितने मैंने नया परचेस किया था। तो समय के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हम उसको डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो उसकी फिनिशिंग कम हो जाएगी, है ना, उसमें कोई पार्ट्स घिसने लग जाएंगे। दूसरा होता है ऑब्सोलेंसिस, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आज जो मैं कैमरा लेकर आया था वो लेटेस्ट कैमरा था, आज के हिसाब से था, बट 2 साल बाद में वही कैमरा जो है आउटडेटेड हो जाएगा, जिस वजह से मुझे समस्या आएगी। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा चल रहा है ये कैमरा, मेरा ये कैमरा अच्छा चल रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है, बट क्योंकि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो मैं इस कैमरे को हटा के वो वाला कैमरा ले आऊंगा। तो उस वजह से उस पुराने वाले कैमरे की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो वो भी डेप्रिसिएशन में आएगा बेटा। ऐसे वियर एंड टियर, नॉर्मल बेसिस, हम डेली बेसिस पर इन एसिड्स को यूज करते हैं तो इनके पार्ट्स घिसने लग जाते हैं बेटा, तो उस वजह से इनकी वैल्यू डाउन होती है। तो जितने से इनकी वैल्यू डाउन होगी उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे बेटा। अब ये हम लोग करते क्यों हैं, डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट क्यों करते हैं सर? तो इसलिए करते हैं ताकि हमें हर साल हमारे एसिड्स की एक्चुअल वैल्यू पता रहे। क्या पता रहे बेटा, एक्चुअल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे एक साल यूज करा, मान लो डेप्रिसिएशन मार्केट में होता है नहीं, डेप्रिसिएशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो सब अपने मनमानी से अपने प्रोडक्ट को बेचते, ठीक है ना। मैंने तो बहुत अच्छा यूज किया है, मैंने तो इसको ध्यान रखा है, मैं तो इतने पैसे लूंगा, ऐसे ही करूंगा। तो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने फिक्स किया कि हाँ भाई हर साल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इतने से रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू को इसलिए लाया गया है ताकि हम हर साल हमारी सभी एसिड्स की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। भाई मेरी जो कार है वो इस साल मैंने खरीदी है, तो इस साल जब मैंने उसको खरीदा उसकी वैल्यू थी 7 लाख रुपीस, बट अगले साल क्योंकि मैं उसको पूरा एक साल यूज करूंगा, तो अगले साल मेरी जो कार है उसकी वैल्यू 7 लाख नहीं रहेगी, भले ही 50,000 रुपीज लेस रहेगी और 6,50,000 की मेरी कार हो जाएगी। बाकी उसमें से एक साल के अंदर वैल्यू डिक्रीज तो जरूर होगी ही होगी बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आपको? तो उसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आगे देखो बेटा, मैंने कॉजेज लिख रखे हैं, क्या क्या कारण है। पहला मैंने बताया बेटा वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर होता है बेटा। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया समय के साथ साथ में। ऑब्सोलेंसी मतलब टेक्नोलॉजी या नया कोई इनोवेशन आ गया मार्केट में। चौथा एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कॉजेज हो गया हमारी गाड़ी के साथ में, हमारी एसिड्स के साथ में, भाई जल गया, फैक्ट्री में आग लग गई जिससे हमारा एसिड जल गया, है ना, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो उस वजह से मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसी को ही डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो बेटा, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपके पास में 2 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। पहला है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या है बेटा? पहला स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये 2 मेथड्स हैं जिससे आप लोग क्या करते हो आपके सिलेबस में। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं बेटा, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 ही पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड या मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को ही लेंगे, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब क्या होता है, हर साल जैसे मैंने 7 लाख की कार खरीदी ना बेटा, तो मैं हर साल 7 लाख रुपीस के ऊपर ही वैल्यू कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू गिराऊंगा। मतलब जैसे इस साल 7 लाख में खरीदी, अगले साल उसमें 50,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो वैल्यू हो गई 6,50,000। बट उसके अगले साल भी जब उसमें से वैल्यू डाउन करूंगा तो 7 लाख में से ही 50,000, मतलब हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट से आपकी वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। उसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता कि इस साल मेरी मशीन में से 50,000 रिड्यूस हुए तो अगले साल हो सकता है 40,000 हो या उससे ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि भाई हर साल 50,000 से वैल्यू डिक्रीज होगी, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड कहेंगे। और जो रिटर्न डाउन वैल्यू बेटा, उसमें फिक्स नहीं होता। इस साल 1 लाख से आपकी डिक्रीज होगी वैल्यू, तो हो सकता है अगले साल 1.5 लाख से हो जाए, उसके अगले साल 2 लाख से हो जाए, उसके अगले साल 2.5 लाख से हो जाए, तो चेंज हो रहा है ना बेटा। बट स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल मेथड में क्या होता है, फर्स्ट ईयर से 50,000 में गिरेगी, तो जब तक वो मशीन आपके पास में, जब तक आप उसमें हर साल 50,000 से कम करोगे, ठीक है, उससे ही कम करोगे, उसके अलावा नहीं करोगे। इज दैट क्लियर?
आ रही बात समझ में? तो आज अपन स्ट्रेट लाइन मेथड ही ले रहे हैं। अब इसमें बेटा अगर मान लो आपको ये पता लगाना हो कि आपके मशीन की हर साल कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उसके लिए आपके पास में जो है 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपने वो एसेट्स कितने में परचेस करी, और उसकी दूसरी चीज वो मशीन की एज क्या होगी। हाँ बिल्कुल, कि भाई जैसे हमारे कार और बाइक की हमारे एज क्या है, गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, 15 ईयर्स, मतलब 15 साल बाद में आपको वो चीजें रिप्लेस करनी पड़ेगी। मतलब अगर आज मैं कोई कार खरीदता हूं तो गवर्नमेंट की नजर में मुझे दूसरी कार जो है उस कार के बदले में, उस कार पहले ऐसे तो 10 कार खरीदो ना, नहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, बट जो मैं अभी पर्टिकुलर कार लाया हूं, इस कार के अगेंस्ट में मेरे को दूसरी कार खरीदनी है, तो मेरे को 15 साल में इस गाड़ी को आराम से चला सकता हूं। तो मतलब एक कार की जो एज है वो 15 ईयर्स हो गई। तो हमारे पास में ऐसे ही एसेट्स की एक एज होनी चाहिए, 10 साल, 15 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी गिवन है वो गिवन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो एक तो 2 चीज ये हो गई। तीसरी, जो उसका लास्ट साल है उस साल में उसकी वैल्यू क्या है, उसको बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि 15 साल बाद में अब आप उसको बेच नहीं सकते कार को, वो स्क्रैप में ही जाएगी बेटा। तो स्क्रैप वैल्यू क्या है, और स्क्रैप वैल्यू क्या होती है बेटा, स्क्रैप वैल्यू कब कौन सी मानी जाती है, जो उसका लास्ट साल होता है उस एसेट्स का। भाई जैसे कोई मशीन अपन परचेस करके लेकर आए, अब उसकी मशीन जो कंपनी उस मशीन को बनाती है उसने कहा कि 15 साल इसकी उम्र है, अब मतलब 15 साल तक आप खूब इस्तेमाल करो, 15 साल तक आपको नई मशीन परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो 15 साल बाद में आपने देखा उस मशीन की कीमत तो सिर्फ उस मशीन की वैल्यू जो है सिर्फ 50,000 रह गई है, तो वो स्क्रैप वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? तो आपके पास में कॉस्ट होनी चाहिए एसेट्स की, स्क्रैप वैल्यू होनी चाहिए, और साल होना चाहिए कि कितने साल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इन 3 चीज से आप ये पता लगा सकते हो कि मेरी एसेट्स में हर साल कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। और अगर परसेंटेज चाहिए तो जितने से वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो होनी चाहिए, और टोटल आपने उसको कितने में परचेस किया था वो होना चाहिए, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो इसको एक क्वेश्चन करके समझते हैं। ठीक है ना, ये अपने पास क्वेश्चन देखो। 1 अप्रैल 2015 में एक लिमिटेड कंपनी थी जिसने परचेस किया मशीन को 1,90,000 रुपीज पर, और उस पर इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया कंपनी ने 10,000 रुपए। और कोई भी हम फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं तो उसका जो खर्चा होता है इंस्टॉलेशन वगैरह का, उसको अलग नहीं दिखाना होता है, उसे फिक्स एसेट्स में जोड़ दिया जाता है। तो इट मीन्स मैंने जो मशीन परचेस करी उसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब परचेस किया जब से लेकर और जब तक वो मशीन मेरे पास में है, मतलब जब तक उस मशीन की उम्र है, तो उस मशीन की जो उम्र है वो 6th ईयर है, 6 साल आप उसको यूज कर सकते हो बेटा। तो 6ठे साल में उस मशीन की कीमत रह जाएगी 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 रुपीज हो गई उसकी स्क्रैप वैल्यू। क्या हो गई बेटा उसकी स्क्रैप वैल्यू। आगे क्या बोल रखा है, आपको मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल का, और किस मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आगे ना बात समझ में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तीनों एक ही है, क्योंकि इसमें हर साल सेम अमाउंट से डिक्रीज होगा, इसलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। और आपका जो साल है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2000, जो भी गिवन होगा उस पर यहाँ पर गिवन नहीं है बच्चों। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पता लगाते हैं कि हमारी मशीन की जो वैल्यू है वो हर साल कितनी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, कि एनुअली हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हो रहा है। तो आपके पास में क्या होना चाहिए बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स होना चाहिए माइनस स्क्रैप वैल्यू होनी चाहिए, और डिवाइडेड आप क्या कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर्स, या उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एस्टिमेटेड लाइफ एसेट्स नहीं लिख दो आप, एस्टिमेटेड लाइफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये आपके पास 3 चीजें हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हर साल आपकी मशीन की वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है बेटा, तो 1,90,000 में आपने परचेस करा, इंस्टॉलेशन में 10,000 खर्चा है, कभी भी अलग नहीं दिखाते हैं, मशीन में इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब फिक्स एसेट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6th ईयर के अंदर मशीन की वैल्यू रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए, जो कि हमारी स्क्रैप वैल्यू हो गई बेटा। और मशीन की जो उम्र है वो कितनी बताई गई, लास्ट 6 बताई गई है, तो इससे हमारा जो है वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो देखो बेटा, 2 लाख माइनस, ठीक है ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 6, तो हर साल हमारी मशीन में से कितना डिक्रीज होगा बेटा, 25
25,000 रुपीज डिक्रीज होगा। हर साल अमाउंट में कितना डिक्रीज होगा हमारी मशीन में से? 25,000 रुपए हर साल हमारी मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जितने में हमने परचेस किया था उसमें से हर साल 25,000 रिड्यूस होते रहेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? ये तो डायरेक्ट अमाउंट आ गया बेटा हमारे पास में। अब अगर किसी को परसेंटेज में देखना हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन या डेप्रिशिएट वैल्यू बोल सकते हो बेटा आप उसको। तो यहां लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे बेटा जितने में हमने मशीन को परचेज किया है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, इंटू 100 बेटा। तो हमारे पास में हर साल कितना अमाउंट गिर रहा है? 25,000 से गिर रहा है। हमने मशीन कितने में परचेस किया था? हमने मशीन 2 लाख रुपए में परचेस किया था। इंटू 100 कर देंगे क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालना है बेटा। तो यहाँ देखो डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो हर साल 12.5% से रिड्यूस हो रहा है। कितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है बेटा? 12.5, 12.5% से हमारी मशीन जो है हर साल रिड्यूस हो रही है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आ गया समझ में यहां तक? चलो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग यहां पर अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे कि भाई अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इसमें अपन को मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। मैं पहले मशीन अकाउंट बनाऊंगा, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। मशीन अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें हर साल हमारी मशीन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं अब इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं बेटा यहां से सामने से, और अपन इसका अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा, तो उसके लिए अपन फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा। ये कॉलम हमारा अमाउंट का हो गया बेटा, ये हमारा पर्टिकुलर का हो जाएगा, ये डेट हो जाएगी, फिर ये अगेन अमाउंट हो जाएगा, और देन उसके बाद में ये डेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मशीन अकाउंट। ये डेबिट साइड है बेटा और ये क्रेडिट साइड है। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, और ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, आई बात समझो बेटा? तो हमने जो मशीन परचेस करी है वो हमने खरीदी है 2015 में। ठीक है ना, तो 2015 में यहां पर लिख देता हूं। अब आप याद करो अपनी जनरल एंट्री। ठीक है, हम जब भी कोई चीज परचेस करते हैं तो वो क्या हो जाती है? डेबिट, और अगर हमने कैश में पेमेंट करा होता है तो वो हो जाता है क्रेडिट। यहां पर भी आपने मशीन परचेस किया बेटा और पेमेंट आपने बैंक के जरिए करा, तो मशीन बिजनेस में आई तो मशीन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा बेटा। तो देखो मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है बेटा? April 1st। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? आ रही बात समझ में? और यहां पर लिखेंगे हम लोग 1,90,000 रुपीज। फिर दोबारा से April 1st लिखेंगे और यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है बेटा, वो हम यहां पर लिख लेंगे, और वो कितना था? 10,000 रुपीज। उस वजह से हमारी मशीन की कीमत कितनी हो गई थी? 2 लाख रुपए, और इसको हमने बंद कर दिया। अब आपने यही मशीन पूरे 1 साल इस्तेमाल करी, तो 1 साल मतलब 2015 में खरीदा, 2016 तक आपने इस्तेमाल करी, हमारा जो क्लोजिंग है वो March 31 होता है। हमारा इस मशीन का पूरा 1 साल हो गया है बेटा। क्या हो गया बेटा? पूरा 1 साल हो गया है। अब पूरे 1 साल पे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इसका। वैसे तो हमने कर लिया है, हमारे पास अमाउंट भी आ गया है, ये आ गया देखो 25,000 रुपीज। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग में यहाँ पर लिख कर बता देता हूं। जैसे 2 लाख रुपीज इंटू 12.5%। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज इंटू 12.5% कितना हो गया बेटा?
25,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? अब अपन क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज। यहाँ हम लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। और 2 लाख में से, क्योंकि बैलेंस आपको पता है मैंने पहले बताया हुआ है, 2 लाख रुपीज में से 25,000 माइनस किया बेटा, तो हमारे पास में 1,75,000 रुपीज आंसर आ गया। और ये जो 1,75,000 रुपीज है ना बेटा, यही अब इस साल की करंट वैल्यू है हमारी उस मशीन की। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे। ये वाला ईयर सेम ही रहेगा बेटा, क्योंकि यही वाला ईयर अब ओपनिंग में हो जाएगा। तो यहां पर देखो अप्रैल 1 लिख देंगे, क्योंकि देखो 2016 का मार्च है, मार्च क्या आता है अप्रैल, और अप्रैल हमारी ओपनिंग है, क्लोजिंग हमारी 31 मार्च है, ठीक है। अब इसको हम यहां लेकर आएंगे, टू बैलेंस BD हो जाएगा ब्रॉड डाउनवर्ड 1,75,000 रुपीज। बीच में कुछ भी नहीं है कि हमने बीच में कोई नई मशीन परचेस करी नहीं करी, हमसे बोला गया हमें 4 साल का सिर्फ इस मशीन का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि आने वाले 4 साल में मशीन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो दूसरा साल चालू हो चुका है बेटा। दूसरे साल भी हमने इस मशीन को पूरे 1 साल इस्तेमाल करा, मतलब 2016 में यूज करना स्टार्ट किया, तो 2017 के मार्च 31 तक हमने इस्तेमाल करा। अब इसका डेप्रिसिएशन निकाल। अब बेटा यूं नहीं है कि यहां पर आप लोग जो है 1,70,000 रुपीज के ऊपर निकालोगे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आपको हर साल फिक्स्ड अमाउंट से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और आपने जितने में परचेस करी थी ना, वही उसी वैल्यू से हर साल आपको डिक्रीज करना है। तो 25,000 से, तभी तो उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों बोला जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसीलिए ही बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर 1,75,000 रुपीज, इसको क्लोज कर देंगे बेटा, और यहाँ पर भी 1,75,000 रुपीज इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा मार्च 31। अब कितनी वैल्यू बच गई, तो बेटा अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर 2 लाख से माइनस नहीं करना है, जो करंट वैल्यू है ना 1,75,000, उसमें से 25,000 रुपीज आप लेस कर दोगे बेटा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू आ जाएगी। हमारी जो करंट वैल्यू 1,75,000 थी, उसमें से 25,000 रुपये और कम हो गए, तो हमारी मशीन की कीमत हो गई है अब दूसरे साल के एंड में 1.5 लाख रुपए। कितनी हो गई बेटा, 1.5 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा? चलो अब तीसरा साल स्टार्ट करते हैं, और तीसरे साल में हमारी मशीन की कीमत हो गई है 1,50,000 रुपीज, है ना बेटा। अब ये इसी साल में यहाँ ट्रांसफर होगा 2017 की क्लोजिंग है, तो 2017 की यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है बेटा, और यहाँ लिखेंगे 1,50,000 रुपीज, और 2018 में इसका क्लोजिंग हो जाएगा बेटा मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन, और ये हम फिक्स मेथड से कर रहे हैं बेटा। तो हर साल जितने में आपने परचेज करी थी स्टार्टिंग में, उसी पर ही आपको हमेशा गिराना है वैल्यू को। तो 25,000 हर साल 25,000 से ही वैल्यू डिक्रीज होगी बेटा। इज दैट क्लियर? यहाँ हम बंद कर देंगे 1,50,000 रुपीज, इसको क्लोज कर दिया बेटा। यहाँ पर भी हमने 1,50,000 से इसको क्लोज कर दिया। अब इसकी करंट वैल्यू जाननी है हमें, तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD। हमारी करंट वैल्यू कितनी है, 1,50,000 रुपीज है बेटा, और कितने से हर साल कम होती है, 25,000 से कम होती है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1,25,000 रुपीज। तो कितने साल हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। हमें क्वेश्चन में बोला गया है आपको 4 साल तक का कैलकुलेट करना है। तो 4 साल हमारा, अभी 2018 का क्लोजिंग है, तो हमें 2018 का इधर की साइड में ओपनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना बेटा, 1,25,000, और क्लोजिंग हो जाएगा 2019 का मार्च 31, और डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा हमें। क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। वही सेम अमाउंट पर जितने में हमने परचेस किया था, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो 25,000 से ये डिक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसको हम बंद कर देंगे, और हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए। हमें 4 साल तक अब बोला हुआ है, ज्यादा का बोलते तो ज्यादा करते बेटा। तो ये 1,25,000 रुपीज यहाँ लिखा, यहाँ पर भी 1,25,000 रुपीज लिखा। यहाँ लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस
CD और यहाँ पर 1,25,000 हमारी करंट वैल्यू है, उस करंट वैल्यू में से डेप्रिशिएट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में करंट वैल्यू उस साल की आ जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप डेप्रिशिएट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, बट वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको अच्छे से समझो। इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो, नहीं तो अच्छी बात है बेटा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक और अकाउंट, एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक एसेट्स अकाउंट और साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं दोनों बताऊंगा। आज नई क्लास थी हमारी डेप्रिसिएशन की, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, इसलिए मैं आज इसको यहीं तक बनाकर छोड़ दूंगा। आप इसको आराम से समझो, प्रैक्टिस करो, डाउट आता है तो क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछना बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम जरूर बनाएंगे बेटा। तो आई होप आपको आज क्लास में सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अच्छे समझ में आया तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। साथ ही साथ में लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।